हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पर हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से जो एक सही है उसे हमें पता करना है और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट बिकॉज कि ये हमारे नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस किसी ने कर रखी है तो उसके लिए नीट का एग्जाम देना आसान हो जाता है कंपैरेटिवली जिसने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो बहुत ही शिद्दत के साथ हम शुरू करते हैं अपने इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और देखते हैं कि हमसे कौन कौन से बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। इसके लिए सबसे पहले एक और चीज दैट इज कि इस चैप्टर के माइंड मैप को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने माइंड मैप वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि पहले जाकर के आप उस माइंड मैप को देखिए। उस 1 घंटे की वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया, मतलब उस छोटे से वीडियो में बहुत ही कम टाइम में, इतने कम टाइम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उस चैप्टर में गिवन है उन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है जितना उस टाइम में हो जाना चाहिए। तो पहले आप उसको देख करके आए, उसके बाद अगर आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस आसान बन जाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है और साथ साथ इसमें करना कुछ ऐसा है कि जो भी ये एमसीक्यूज हैं जहां यहां सॉल्व किया जा रहा है उसी तरीके से आपको खुद में भी सॉल्व करना है, अपने आप को चेक करते रहना है और जो इधर आंसर होगा आप अपना आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। दोनों तरफ से अगर कम्युनिकेशन चलता रहेगा तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा मजा आने वाला है। तो पहला सवाल हमसे कहता है कि इन ए डीएनए स्ट्रैंड, यहां पर बात की जा रही है डीएनए स्ट्रैंड की। तो डीएनए स्ट्रैंड की अगर हम बात करें, इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। तो हमने देखा था अपने डीएनए के स्ट्रक्चर में कि जब हम डीएनए पढ़ रहे थे तो वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स से उसके फिर 3 पार्ट्स हमें वहां देखने को मिले थे। हमने देखा था वहां पर पेंटोज शुगर को, हमने देखा था नाइट्रोजन के बेस को, हमने देखा था फॉस्फेट ग्रुप को। अब यहां पर मुद्दा है कि ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हमने देखा था कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये किसी और से नहीं बल्कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उन्हें हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे जरूर इसको तो हमें पता चलता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो याद कर लेना है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं सर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। कभी भी ये हम नहीं भूलने वाले हैं, बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और यही वो बॉन्ड है जो आपस में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके रखता है डीएनए स्ट्रैंड में। समझ में आई बातें? आगे बढ़े अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है कि आपने भी सही आंसर दिया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि न्यूक्लियोसाइड, यहां पर बात किया जा रहा है ए न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड इट लैक्स दी। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोसाइड अलग चीज है एंड न्यूक्लियोटाइड जो है वो अलग चीज है। तो हमसे बोल रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या है न्यूक्लियोसाइड में एब्सेंट जो कि न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड इट लैक्स दी। क्या इसमें नहीं होता? क्या इसमें बेस नहीं होता है, नाइट्रोजनस बेस नहीं है, या फिर शुगर नहीं है, या फिर फॉस्फेट ग्रुप की कमी है, या फिर यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कमी है? तो यहां पर 3 चीजें का डिस्कशन होगा। पहले तो इसी ऑप्शन को हम काट देंगे। यहां पर हम चलेंगे 3 चीजों के बारे में। नंबर 1 इज नाइट्रोजनस के बेस की बात की जा रही है। दूसरा हमारे पास डीएनए में मौजूद है शुगर, दैट इज द पेंटोज शुगर। एंड डीएनए की बात करें तो वहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर वहां पर मौजूद है। और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप ये होता है। तो कुल मिला के इन 3 के बीच की कहानी है। अब न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इसके पास ऑलरेडी बेस और शुगर मौजूद है, लेकिन यहां पर ये फॉस्फेट ग्रुप यहां पर एब्सेंट होता है। तो जब इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ हम लोग न्यूक्लियोसाइड को लगाते हैं तो जाकर के हमारा फिर ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाना चाहिए। क्या हम इसे क्रॉस चेक करके चेक करें कि हम सही हैं या गलत?
तो हमें पता चलता है कि बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान, बहुत ही आसान। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट किया। समय बढ़ता जाएगा तो हो सकता है क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाए। तो धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं। अपने आप के अंदर पूरी पॉजिटिविटी रखनी है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, चाहे कुछ भी पूछ ले हमसे, हम उसका आंसर तो कर ही देंगे। चाहे जो भी कंडीशन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, आंसर हम करके आएंगे और सही आंसर करके आएंगे। मतलब कहने का है कि 4 में से 4 मार्क्स हम हर एक क्वेश्चन के लिए उठाने वाले हैं। आते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, एक नजर डालते हैं। तो कहता है कि बोथ, कह रहा है बोथ, दो की चीज की बात की जा रही है। एक चीज है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू ए क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के बीच में क्या डिफरेंस है? तो राइबोज में से, इस राइबोज में से अगर हम एक ऑक्सीजन को गायब कर दे, ऑक्सीजन को गायब कर दे, तो उसके बाद ये बन जाता है हमारा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। और यहां पर ये जो राइबोज शुगर जो होता है, ये राइबोज शुगर बने होते हैं 5 कार्बन से, और 5 कार्बन से बनते हैं। दैट इज वाई हम इन्हें क्या कह सकते हैं? हम इन्हें क्या, हमें ट्राइओज कह सकते हैं। ट्राइओज हम तब कहते हैं जब यहां पर 3 की बात होती है, यहां पर हम हेक्सोज कहते हैं जब यहां पर 6 की बात होती है, पेंटोज कहेंगे जब यहां पर 5 की बात है, और यहां पर सीधा सीधा लिखता है पॉलीसेक्राइड, तो इसको हम हटा दो यहां पे ऑप्शन से। तो 5 कार्बन के लेकर के ये हो जाएगा पेंटोजेस। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है इसको होना होगा हमारा करेक्ट आंसर। एक बार करेंगे हम क्रॉस चेक, हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल पेंटोज शुगर यहां पर मौजूद होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत आसान कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज कौन से शुगर हैं? तो वो पेंटोज शुगर हैं हमारे पास। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। 3 क्वेश्चन हमने किया सॉल्व, हम आगे बढ़ते हैं। आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द फैक्ट दैट ए प्यूरीन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, यहां पर बात किया जा रहा है, एक हमने देखा था दैट वाज द प्यूरीन, और एक हमने देखा था यहां पे था पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन। ठीक है, हमने यहां पर देखा था कि एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ जुड़ता है एंड ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये कहानी थी। और साथ साथ हमने देखा था कि एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और ये ग्वानिन जो है ये साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दैट प्यूरीन बेस ऑलवेज पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पायरिमिडीन बेसेस, इस तरीके से इन द डीएनए डबल हेलिक्स लीड्स टू। इस कारण से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो कहता है कि द एंटी पैरेलल नेचर, पहले हम एक डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको सीधा सीधा, दो स्ट्रैंड्स को हम सीधा सीधा खींच दे रहे हैं, हम इसको घुमा नहीं रहे हैं, हम इसको स्पाइरल रूप में नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम जान रहे हैं कि डीएनए एक्चुअली में ये ऐसा है, राइट हैंडेड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, राइट हैंड साइड से वो क्वाइल्ड होता जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। फिलहाल हम इसे यहां पर 3 डैश से 5 डैश हमने इसे क्या कर दिया, खोल के रखा है कि हम इसे आसानी से समझ सके। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके एक हेलिक्स की बात करें तो हमने जान रहे थे कि इसके अंदर 10 बेस पेयर है। मान लो कि हमने एक हेलिक्स को खोला है, तो यहां पर हम लगा देते हैं 1, यहां पे लगा देते हैं 2, यहां पे लगा देते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, फिर यहां पे लगा देते हैं 9, और यहां पे लगा देते हैं हम यहां पे कुछ और एक 10, और यहां पर फिर नीचे ये 5 डैश एंड है हमारे पास, और यहां पर थोड़ा और नीचे करके यहां पर 3 डैश एंड। ए की अगर हम बात करें तो ए यहां पर जुड़ा हुआ है, हम सिंगल लाइन खींच रहे हैं जस्ट बिकॉज की स्पेस की कमी के कारण, और यहां पर टी जो है वो जुड़ा हुआ है वापस ए से, जी जुड़ा है यहां पर से सी से, सी जुड़ा है यहां पर जी से, टी जुड़ा है हमेशा ए के साथ, ए जुड़ता है यहां पर पेयर बॉन्ड बना रहा है विद थाइमीन, थाइमीन बॉन्ड बना रहा है विद एडेनिन, साइटोसिन बॉन्ड बना रहा है विद ग्वानिन, ग्वानिन बॉन्ड बना रहा है विद साइटोसिन, एडेनिन अगेन बॉन्ड बना रहा है विद थाइमीन। तो इस तरीके की कहानी है। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, इस वाले स्ट्रैंड और इस वाले स्ट्रैंड में क्या है, जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। जैसा डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस यहां पे है, तो यहां पर भी जो डिस्टेंस है वो भी एक्स होगा। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस इक्वल है। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। द एंटी पैरेलल नेचर क्या है, इसके एंटी पैरेलल नेचर में इसका रोल होता है तो नहीं, इसके एंटी पैरेलल होने में यहां पर एडेनिन और एडेनिन का डबल बॉन्ड थाइमीन के साथ और ग्वानिन का ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, इस वजह से यहां पर इसके एंटी पैरेलल नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
फिर कहता है कि द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, क्या इसके सेमी कंजर्वेटिव नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो नहीं, इसके लिए भी नहीं है। फिर कहता है यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए, और फिर कहता है यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ ऑल डीएनए, यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए। तो सारे डीएनए में उसके यूनिफॉर्म लेंथ की बात की जा रही है। तो क्या यहां पर लेंथ की बात की जा रही है? तो नहीं, लेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये इसका जो विड्थ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि मतलब दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म रहता है पूरे डीएनए में। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी को हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में यूनिफॉर्म लेंथ रखता है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। एक बार हम क्रॉस चेक करके देखें, तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, इरेज करके आगे बढ़ते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां सवाल हमारे सामने, और 5वां सवाल का डिमांड क्या है वो सुनो जरा। 5वां सवाल हमसे कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन। तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन, तो हमने बात की थी अबाउट टॉपिक दैट इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि इतना लंबा डीएनए जिसका लेंथ काफी ज्यादा है, वो इस छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे जाकर के बैठ गया। तो इसके लिए उस डीएनए में क्या हुआ, उस डीएनए का होना शुरू हुआ, फोल्डिंग्स होता गया होता गया होता गया होता गया, और वहां पर फिर क्या होता है कि यहां पर हिस्टोन के अराउंड वो लपेटता चला जाता है। डीएनए की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम जानते हैं कि अगर दो निगेटिव चार्ज आपस में आते हैं तो यहां पर हमें स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगा, यहां पर रिपल्शन होता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां पर कहीं पर भी दो पॉजिटिव चार्ज अगर हैं तो वहां पर भी हमें रिपल्शन का केस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो यहां पर हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा कि ये निगेटिवली चार्ज जो डीएनए है हिस्टोन के अराउंड ये लपेटा चला जाता है, मतलब इस तरीके से इसके अराउंड ये क्या है, इस तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो इस तरीके से वो उसको लपेटता है। तो यहां पर क्या होता है, इसको स्टेबिलिटी मिलती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज, तो कह रहा है कि बोथ पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज नहीं होंगे। यहां पर क्या ये दोनों निगेटिवली चार्ज हैं तो दोनों निगेटिवली चार्ज नहीं होंगे। क्या जीरो की कहानी है? तो नहीं। तो क्या कहानी है? निगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली, मतलब डीएनए इज नेगेटिव एंड हिस्टोन इज पॉजिटिव। तो ऑप्शन सी को करना होगा हमें टिक, जस्ट बिकॉज कि यही हमारा करेक्ट आंसर लग रहा है। कि इसको हम क्रॉस चेक करें, तो क्रॉस चेक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, जस्ट बिकॉज कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है, कौन से बेहतरीन सवाल हमसे किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने भी इस 5 में से 5 सवाल का जवाब जो है वो करेक्टली दिया होगा, आपने भी सही जवाब दिया होगा। और हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि छठा सवाल क्या हमसे बोल रहा है। तो एक बार रीड करते हैं। तो कहता है कि द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। तो ट्रांसक्रिप्शन जहां पर हमने पढ़ा था, याद है कुछ सेंट्रल डॉगमा का केस जहां पर हमने स्टार्ट किया था विथ डीएनए। डीएनए के बाद हम लोग आगे बढ़े थे और गए थे हम लोग एमआरएनए पे। एमआरएनए से फिर हम जब आगे बढ़े थे तो एमआरएनए से हम चले थे कहां पर, प्रोटीन पे। ठीक है, यहीं से कहानी जब यहां आ रही थी तो दिस वाज केस ऑफ रेप्लिकेशन, ये वाला केस था। दिस वाज द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन का केस था। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये वाला जो केस था, ये केस को हमने ट्रांसलेशन के नाम से जाना था। तो सिंपल वे में हम जान रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर डीएनए से एमआरएनए की तरफ कहानी जा रही है। तो ये कहानी समझ में आ गया। अब यहां पर क्या है कि डीएनए का यहां पर डबल, यहां पर 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, और एक स्ट्रैंड को कोड होना है और एक स्ट्रैंड को कोड नहीं होना है। मतलब इसका एक स्ट्रैंड जो है वो यहां पर जो 3' से 5' की कहानी है, और यहां पर 5' से यहां पर 3' की कहानी यहां पर देखने को हमें मिलता है। यहां पर हमें 3' की कहानी देखने को मिलता है। फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हो, फिर हम इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसको नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर जो कहानी है, मतलब इसको आपने नोट कर लिया। इसके बाद हमने देखा था कुछ ऐसा,
ठीक है, यहां पर एक स्ट्रैंड को कोड होना था फॉर एमआरएनए और दूसरे स्ट्रैंड को कोड नहीं होना था। और यहां पर आयरनी तो ये थी कि जिस स्ट्रैंड को कोड नहीं होना है हम उसी स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। ड्यू कि जब ये स्टडी की जा रही थी एट दैट टाइम ऐसा कहा गया कि शायद वही स्ट्रैंड है जो कोड कर रहा है, तो उसको कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दे दिया गया। बट फिर आगे जब स्टडी की गई, आगे जब यहाँ पर जब रिसर्चेस हुए, जब पढ़ाई की गई, तो समझ में आया कि नहीं, वो स्ट्रैंड तो कोड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे नाम दे दिया गया था, तो नाम उसका रहने दिया गया। ठीक है, इस चीज को याद करना है, कोडिंग स्ट्रैंड कभी भी कोड नहीं करता है, ये याद रखना है। ये वाली कहानी थी। और इस कहानी में हमने देखा था कुछ पॉइंट्स, दैट इज कि यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके लिए हमारे पास जरूरत होती है दो चीजों की। एक तो हमारे पास है, देखो यहां पर कह रहा है कि प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट, यहां पर ये कहानी है। तो यहां पर हमें देखने को मिला था इस तरीके से, यहां पर हमें प्रमोटर्स और यहां पर हमें इस एंड पे देखने को मिला था टर्मिनेटर, अगर आपको याद हो ये डायग्राम तो। ठीक है, और नीचे वाले इस वाले को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जान रहे हैं। अब एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं कि ये कहां पर मौजूद होते हैं। कहने का मतलब ये प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट किस जगह पर मौजूद है, तो यहां पर हमने एक डायग्राम की मदद से समझ लिया कि यहां पर मौजूद है। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो कह रहा है कि 3 डाउन स्ट्रीम एंड एंड 5 अप स्ट्रीम एंड रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक है, तो हम यहां पर चेक करते हैं कि कभी भी जब भी हम इसको डिफाइन करते हैं किस चीज के लिए, कि फॉर ये पोजीशंस ऑफ प्रमोटर और टर्मिनेटर, तो हम हमेशा यहां पर कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बात करते हैं। हम हमेशा इसी को लेकर के इसके पोजीशंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। तो कह रहा है कि अगर इसको लेकर के अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि यहां पर ये जो प्रमोटर है ये 5 स्ट्रीम पर मौजूद है और ये अप स्ट्रीम है। और यहां पर अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम इस चीज को कहेंगे, इस इनको इसको हम लोग अप स्ट्रीम के नाम से कहेंगे, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम के नाम से जानेंगे। और यहां पर क्या है, अप स्ट्रीम, दैट इज 5 एंड पे यहां पर मौजूद है प्रमोटर और 3 एंड पर मौजूद है हमारे पास, वहां पर 3 एंड पर मौजूद है हमारे पास डाउन स्ट्रीम। ठीक है, दैट इज टर्मिनेटर। तो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है कि 5 अप स्ट्रीम एंड 3 डाउन स्ट्रीम एंड रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तीसरा है कि 5 अप स्ट्रीम एंड 3 तो यहां पर तो एक एक दिया है, दैट इज कि यहां पर ये इस दो ऑप्शंस का मानना है कि एक ही एंड पे दोनों मौजूद हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस को हम पहले ही कट कर देते हैं। अब हम देखते हैं, पहला ऑप्शन कहता है 3 डाउन स्ट्रीम एंड एंड 5 अप स्ट्रीम। तो 3 डाउन स्ट्रीम जो है, अब ऊपर वाले स्ट्रैंड को अगर लेकर के कोई अगर बात करेगा तो ऑप्शन ए को टिक कर देगा, जस्ट बिकॉज की कहेगा कि हाँ 3 एंड पे जो है वहां पर प्रमोटर मौजूद है और 5 एंड पर यहां पर क्या है, 5 एंड पर यहां पर टर्मिनेटर मौजूद है, तो इसको टिक कर देगा। लेकिन अभी हमने देखा कि हमेशा हम कोडिंग स्ट्रैंड को लेकर के इस चीज के बारे में बात करते हैं, इस वजह से हमें कहना क्या होगा कि 5 एंड पर मौजूद है हमारा प्रमोटर और 3 एंड पर मौजूद है हमारा टर्मिनेटर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी को हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर और इसको भी हो जाना चाहिए गलत। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं हम इसको। तो क्रॉस चेक करने से हमें समझ में आता है कि यहां पर इसका जो है आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और एक बार देखते हैं 7वां क्वेश्चन हमसे क्या रहा है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो यहां पर बात की जा रही है अबाउट सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए सबसे परफेक्ट स्टेटमेंट इन 4 में से कौन सा है। तो सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो हमने देखा था यहां पर कुछ डिसऑर्डर्स, तो उस डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास यहां पर एक आया था, दैट इज वाज द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हमारे पास आया था, सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो एक ऐसा केस था जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं मौजूद हमारे बॉडी में, उस रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन टेंशन। और यहाँ पर ये कहानी होती है कि जो वहां पर हीमोग्लोबिन मौजूद है, उस हीमोग्लोबिन में मौजूद जो बीटा चेन है उसके छठे पोजीशन पर जो है वहां पर वैलिन आकर के बैठ जाता है। इस कारण से ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और इसके कारण से क्या होता है, एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो कह रहा है कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ आयरन सप्लीमेंट्स। तो बिल्कुल इसको आयरन सप्लीमेंट के से हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर आयरन सप्लीमेंट से अगर ये ट्रीट होने वाला होता तो अभी तक बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जा चुके होते।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हमें लग रहा है। ऑप्शन बी की बात करें तो कह रहा है कि इट इज ए मॉलिक्यूलर डिजीज, तो बिल्कुल ये मॉलिक्यूलर डिजीज है, बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के ये चीजों को डिस्टर्ब करता है। फिर कह रहा है कि इट कन्फर्स रेसिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये सिकल सेल होने के कारण मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं उन पैरासाइट्स की एंट्री को ये रोक देता है, और उस बंदे को जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको मलेरिया नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज कि उसके आरबीसीज जो सिकल सेल के हो चले हैं उसको मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करने से मना कर देते हैं, नहीं कर पाते उसको कैरी। तो मलेरिया के जो पैरासाइट है वो रेड ब्लड सेल्स में नहीं सरवाइव कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही। इस हिसाब से हमें लगता है कि ए बी सी तीनों सही है, तो हमें ऑल ऑफ द एबव को टिक करना चाहिए और ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं इसे हम लोग, तो हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ना तो ये मलेरिया के पैरासाइट्स को भी आने से बॉडी में रोकता है, मॉलिक्यूलर डिजीज है एक तरीके का, और इसको हम आयरन सप्लीमेंट देकर के ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, की उधर हमसे क्या पूछा गया है। अब आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8वां सवाल हमसे क्या कह रहा है एक नजर डालते हैं। तो 8वां सवाल हमारे सामने कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू AUG। AUG की बात करें तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि एक तरीके का जेनेटिक कोड हमें दे रखा है, एक जेनेटिक कोड है हमारे पास, ठीक है, ये AUG, और हमसे पूछ रहा है कि AUG के बारे में यहां पर कुछ चीजें लिखी और हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो AUG के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो AUG जो है वो मिथियोनिन के लिए कोड करता है। अगर इसकी बात करें तो AUG जो है वो मिथियोनिन के लिए बिल्कुल कोड करता है, मिथियोनिन के लिए ये कोड करता है। और पहला स्टेटमेंट भी वही कह रहा है कि इट कोड्स फॉर मिथियोनिन ओनली, और यहाँ पे ओनली वर्ड आने से हमें समझ जाना है कि ये जो कोड्स है ना ये स्पेसिफिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। अगर AUG अगर मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिलेगा कि AUG वैलिन के लिए भी कोड कर रहा है या फिर AUG किसी और चीजों के लिए कोड कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट इज एन इनिशिएशन कोडोन, तो बिल्कुल ये इनिशिएशन कोडोन भी है। यहां पर हमने टाइप्स ऑफ कोडोन की अगर हम बात करें तो एक होता है इनिशिएशन और एक होता है हमारे पास यहां पर एक होते हैं स्टॉप कोडोन, ठीक है, एक हमारे पास होते हैं स्टॉप कोडोन। तो इनिशिएशन कोडोन से हमें समझ जाना है कि जहां से कहानी शुरू होती है दैट इज इनिशिएशन कोडोन, और जहां पर यहां पर स्टॉप कोडोन आके मिल जाएगा वहां पर वो प्रोसेस रुक जाता है। तो बिल्कुल ये इनिशिएशन कोडोन है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि इट कोड्स फॉर मिथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, अगर वहां पर AUG है तो वो हमेशा किसके लिए कोड करेगा, तो वो मिथियोनिन के लिए कोड करने वाला है। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है। तो यहां पर भी A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर D को हमें करना चाहिए टिक, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार करते हैं हम इसे क्रॉस चेक, और क्रॉस चेक करने से हमें दिख रहा है कि बिल्कुल ऑप्शन D जो है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। तो इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, की उधर हमसे क्या पूछा गया है, वहां पर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, कहता है कि द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, जो पहला जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था। तो क्या पहला जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन था, तो नहीं, पहला जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं था। कार्बोहाइड्रेट वाज आल्सो नॉट द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल है भी नहीं। DNA जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन क्या ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, तो नहीं, ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ये भी नहीं था। तो इस हिसाब से RNA हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और हम जानते हैं, हमने माइंड मैप में भी देखा है और ये बहुत ही कॉमन चीज है कि RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जब इस धरती पर लाइफ आया, फर्स्ट टाइम जब लाइफ आया, और इस धरती पर पहली बार लाइफ कैसे आया इसका डिस्कशन तो हम अपने आने वाले चैप्टर इवोल्यूशन में करने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए हम देख लेते हैं कि जब इस धरती पर लाइफ आया पहली बार, जब प्रोकैरियोट्स थे, तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल की कहानी थी वो शुरू हुई थी RNA से। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज RNA। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक में पता चलता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है RNA, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, और क्वेश्चन नंबर 10 में हम एक बार रीड करते हैं कि हमसे क्या बोला जा रहा है। तो कहता है कि with regard to mature mRNA in eukaryotes,
मतलब कि एक मैच्योर एमआरएनए है यूकैरियोट्स में, उसके बाद यहां पर कुछ लाइनें लिखी हैं, इनके बारे में हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एमआरएनए की बात करें तो हमने सेंट्रल डॉग्मा में अगेन देखा था कि यहां पर जब यहां पर डीएनए है तो डीएनए से यहां पर कहानी दैट वाज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से आगे बढ़ता है कहानी यहां पर एमआरएनए, और यहां से फिर कहानी को आगे बढ़ना रहता है दैट वाज द प्रोटीन। तो यहां पर होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और यहां पर हो रहा होता है क्या, तो ट्रांसलेशन, यहां पर हो रहा होता है ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए से फाइनली बनना है तो क्या, एमआरएनए से सर फाइनली तो हमें बनाना है कुछ और नहीं दैट बल्कि प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद ये कहानी है, कुछ बेसिक्स इसके बारे में कह रहा है कि मैच्योर एमआरएनए हो चुका है, और एमआरएनए जब मैच्योर है तो फिर वो प्रोटीन की तरफ अपना कदम बढ़ाएगा। यूकैरियोट्स की बात की जा रही है। इसके बाद एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो एक्सोन एंड इंटेरॉन्स, एक्सोन इंटेरॉन्स, इंटेरॉन्स एक्सोन्स, एक्सोन्स एंड इंटेरॉन्स, इसकी कहानी है। तो यहां पर एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं समथिंग समथिंग अबाउट द एक्सोन्स और समथिंग समथिंग अबाउट द इंटेरॉन्स, ठीक है। तो एक्सोन और इंटेरॉन्स के बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सोन और इंटेरॉन की अगर हम बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि इसी आरएनए का एक वो हिस्सा होगा, एक वो हिस्सा है जो फिर आगे जाकर के वो कोड में पार्टिसिपेट करने वाला है, और एक वो हिस्सा है जो आगे जाकर के फिर कोडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो एक एक करके चार ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि एक्सोन्स एंड इंटेरॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। तो ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है कि मैच्योर आरएनए जो है इसमें ना तो एक्सोन देखने को मिलेगा ना ही इंटेरॉन देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो हम ऐसे ही गलत कर देंगे। फिर कहता है कि एक्सोन अपीयर बट इंटेरॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। तो कह रहा है कि एक्सोन मौजूद है और इंटेरॉन्स मौजूद नहीं है किसमें, मैच्योर आरएनए में। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंटेरॉन्स अपीयर बट एक्सोन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। और चौथा ऑप्शन कहता है हमारे पास कि बोथ एक्सोन्स एंड इंटेरॉन्स अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। तो इस ऑप्शन को भी हम करेंगे गलत, और हम ऑप्शन नंबर बी को करेंगे टिक। एक बार करते हैं क्रॉस चेक, तो हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, जस्ट बिकॉज कि यहां पर एक्सोन्स जो हैं वो होते हैं और इंटेरॉन्स नहीं होते, क्योंकि अगर ये इनएक्टिव स्टेट में है मतलब इंटेरॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और एक्सोन्स वो हिस्सा है उसका जहां से फिर वो आगे कोडिंग में पार्टिसिपेट करेगा और फाइनली प्रोटीन की तरफ अपना कदम बढ़ाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप नोट करके इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, और 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम आर रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है। अगर ह्यूमंस के अंदर बात करें तो कुल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 23 पेयर कहने का मतलब है कि यहां पर टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। अगर 46 क्रोमोसोम है और हर एक क्रोमोसोम के ऊपर यहां पर क्या मौजूद होता है, तो यहां पर मौजूद होता है दिस इज द जीन, ठीक है। सारे क्रोमोसोम्स के ऊपर जो नंबर ऑफ जीन्स मौजूद हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमसे सवाल यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वो क्रोमोसोम है जिसपे सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं, और कौन सा वो क्रोमोसोम है जिसपे सबसे कम जीन पाए जाते हैं। तो हमारे लिए इसके पास हमारे पास इसके लिए चार ऑप्शन। पहला है क्रोमोसोम नंबर 21। तो इसका कहने का मतलब है कि 21 नंबर क्रोमोसोम जो है इस पे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स है और वाई पे लोएस्ट नंबर ऑफ जीन्स है। तो वाई के लिए तो कहानी सही बैठ रहा है, बट क्रोमोसोम नंबर 21 पे हाईएस्ट क्रोमोसोम है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन को हम गलत करेंगे। क्रोमोसोम नंबर 1 एंड एक्स, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाईएस्ट होता है, बिल्कुल ये कहानी सही है, बट यहां पर एक्स को आने से इस ऑप्शन को भी हम गलत करेंगे। तीसरा ऑप्शन कहता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाईएस्ट है एंड वाई पे जो है वो सबसे कम लीस्ट है, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही लग रहा है, जस्ट बिकॉज कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीन और क्रोमोसोम नंबर वाई पे सबसे कम जीन पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एक्स एंड वाई, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो क्रॉस चेक करके हमें समझ में आता है कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं और सबसे कम जीन की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर वाई पे पाया जाता है। क्रोमोसोम वाई जो है हमारे पास उसमें सबसे कम पाया जाता है जीन। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारे लिए क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। सवाल नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है कि
हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग साइंटिस्ट, तो कहने का मतलब है यहां पर कुछ साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, यहां पर कुछ साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं और बोल रहा है कि हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो तो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात की जा रही थी, इस वाले स्ट्रक्चर की बात की जा रही थी, इस वाले स्ट्रक्चर की बात की जा रही थी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहां पे लिख दो 3 डैश, यहां पे लिख दो 5 डैश, फिर यहां पे ये 3 डैश जहां पे एंड हो रहा है दिस विल बी द 5 डैश, और ये 5 डैश का जो एंड है ये हो जाएगा हमारा 3 डैश। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड कॉइल्ड है ये स्ट्रक्चर, और हमसे बोल रहा है कि इसके बारे में जिन जिन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इस डबल हेलिकल मॉडल पे उनको छोड़ देना है, और जिसने नहीं दिया था उसके बारे में टिक कर देना है। तो रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन ने बिल्कुल इसके ऊपर काम किया था, विल्किंस ने भी इसके ऊपर काम किया था, और चारगाफ ने भी इसके ऊपर काम किया था। चारगाफ क्या, तो चारगाफ रूल के बारे में भी हमने पढ़ा है। और चौथा ऑप्शन जो है मेसल्सन एंड स्टाल, इनकी बात करें तो इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के ऊपर काम किया था। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे काम किया था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर। एक बार हम इसे क्रॉस चेक भी करेंगे तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे सामने आया है दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कि डीएनए इज अ पॉलीमर, डीएनए एक पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर लिंक्ड ईच अदर बाय 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े हैं वो 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं। टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो कहने का मतलब है कि यहां पर ऐसे अगर हम बनाएं कि अगर यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड अगर हम बनाते हैं, यहां पर अगर हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, यहां पर अगर हम तीसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, तो एक तो यहां पर यह क्या है 3 डैश एंड, अगर हम इधर लिखते 3 डैश एंड है, और यहां पर अगर हम 5 डैश एंड की बात करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। तो कह रहा है कि टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन की बात की जा रही है कि मतलब इसमें एक और न्यूक्लियोटाइड आकर के ना जुड़ जाए, दैट इज पॉलीमराइजेशन की। जब इसके ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा फिर उसके और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर कह रहा है कि पॉलीमराइजेशन को रोकने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज, तो इसको रोकना है तुम्हें, तो इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन को तुम कौन सा मॉडिफिकेशन पे तुम काम करोगे। इसकी बात करें पॉलीमराइजेशन की, तो हमेशा जो 3 डैश एंड है, इस 3 डैश एंड से क्या होता है पॉलीमराइजेशन होता है। ये वाला जो एंड है यहां से हमें इस वाले एंड से पॉलीमराइजेशन हमें देखने को, पॉलीमराइजेशन हमेशा 3 डैश एंड पे होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि रिप्लेस प्यूरिन विथ पायरामिडीन, तो क्या हम अगर प्यूरिन को पायरामिडीन से अगर हम रिप्लेस कर दें तो कुछ कहानी बन सकती है क्या। तो प्यूरिन को पायरामिडीन से मिक्स करने का कोई सेंस यहां पर नहीं बन रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहां पर अगर 2 स्ट्रैंड है तो एक तरफ अगर प्यूरिन है, प्यूरिन का अगर मान लो कि यहां पर ए है तो यहां पर इसको टी से जुड़ना होगा। अगर तुम ए को अगर टी के साथ रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो तो फॉर स्टेबिलिटी ये क्या करने की कोशिश करेगा कि यहां पर ये ए को लाने की कोशिश करेगा। तो ये स्टेटमेंट कुछ जच नहीं रहा है, तो इसको कर देते हैं क्रॉस। फिर कह रहा है कि रिमूव और रिप्लेस 3 OH ग्रुप इन 3 डैश OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। तो ये जो डीऑक्सीराइबोज का ये जो 3 डैश OH ग्रुप है, इधर से हम क्या करें इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये ऑप्शन कुछ 3 डैश इन की बात की जा रही है, तो यहां पर हम कुछ दिमाग काम करता है कि शायद ये हो सकता है। आगे पढ़ते हैं कि रिमूव और रिप्लेस 2 डैश OH ग्रुप विद सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। तो 2 डैश OH ग्रुप जो है उसको हम किसी अदर ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें, या फिर बोथ BNC, या फिर ये दोनों तरीका है। तो इस वाले कंडीशन की कुछ बात नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम 3 OH ग्रुप को अगर हम जो डीऑक्सीराइबोज में है अगर उसको हम रिप्लेस कर दे या फिर रिमूव ही कर दे तो हम पॉलीमराइजेशन को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमें करेक्ट आंसर होता हुआ दिख रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर ले क्या इसको, तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, फिर आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा।
फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, तो कहता है कि डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो यहां पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड बिकॉज। तो रेप्लिकेशन फॉर्क की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमने कुछ रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया था और यहां पर हमें देखने को मिला था इस तरीके से कंटिन्यूअस सिंथेसिस। ठीक है, यहां पर हमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिला था। ठीक है, और इस वाले एंड पे कुछ इस तरीके से हमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिला था। ठीक है, सिंथेसिस। ये अलग बात है कि फिर ये आगे डीएनए लाइगेज की मदद से फिर ये आगे जाके जुड़ जाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी थी। हमसे कह रहा है कि एक स्ट्रैंड में हमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिलता है। इसके लिए क्या रीजन है, तो कहता है कि डीएनए मॉलिक्यूल बिंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग। तो कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल बिंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग, बहुत ही लंबा टाइम इसमें लगता है। तो क्या ये वैलिड रीजन लग रहा है, तो ये कुछ वैलिड रीजन नहीं लग रहा है, इसको क्रॉस कर सकते हैं हम। फिर कहता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज 5' to 3' एंड। तो अगर हम बोले 5' देखो एक्चुअली इसको ये 5' और ये 3' एंड है। ठीक है, फिर यहाँ से ये क्या है 3' एंड है, तो ये 5' एंड हो जाएगा, ये 3' एंड है और ये 5' एंड है। यहाँ से क्या है 5' एंड है और ये 3' एंड है, कुछ इस तरीके से था। तो कह रहा है कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है जिसके कारण से यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो रहा है और पॉलीमराइजेशन के बाद ये डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, दैट इज 5' एंड टू 3' एंड। फिर इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी के तरफ। तो कहता है इट इज एन मोर इफिशियंट प्रोसेस। तो ये बहुत ही ज्यादा इफिशियंट प्रोसेस है और इसी कारण से ऐसा हो रहा होता है। और फिर चौथा ऑप्शन कहता है कि डीएनए लाइगेज ज्वाइंस द शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए। तो डीएनए लाइगेज जो है वो जो फिर वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस के बाद जो बन रहे हैं उनको फिर जोड़ देता है। तो वो जोड़ता है, वो सही बात है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता क्यों है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इस हिसाब से इस ऑप्शन को भी गलत करो और यहाँ पर इट इज अ मोर इफिशिएंट प्रोसेस, तो ये ऑप्शन भी कुछ गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि डीएनए पॉलीमराइजेस कैटालाइजेस जो एक डायरेक्शन में होता है दैट इज 5' to 3' एंड। तो इसी कारण से क्या होता है एक स्ट्रैंड में हमें पूरा का पूरा हमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस और दूसरे एंड पे दूसरे वाले स्ट्रैंड पे हमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो बिल्कुल समझ में आता है कि ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है और 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटालाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां पर बात की जा रही है ट्रांसक्रिप्शन की, मतलब कहानी है वो कहानी को क्या होना है, कहानी को बढ़ना है डीएनए से एमआरएनए की तरफ। ठीक है, यहां पर ये वाली कहानी है और कह रहा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें आरएनए पॉलीमरेज का रोल कहां पर दिखता है। तो कहानी शुरू होती है इनिशिएशन से, इनिशिएशन के बाद कहानी जाती है इलोंगेशन में, टर्मिनेशन पे। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही दिया है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन और ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो आरएनए पॉलीमराइज जब एक कैटालिस्ट के रूप में काम कर रहा होता है तो वैसा प्रोसेस हमें इलोंगेशन के टाइम देखने को मिला था इसमें। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है इलोंगेशन, इसको हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक में हमें दिख रहा है कि बिल्कुल इलोंगेशन वो प्रोसेस है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है का रोल सामने आया था निकल करके। तो ऑप्शन बी इलोंगेशन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। तो यहां पर जो कंट्रोल है जीन एक्सप्रेशन का वो प्रोकैरियोट्स में किस लेवल पे होता है। क्या यहां पर डीएनए में जो रेप्लिकेशन है उस प्रोसेस पे होता है, मतलब कहने का अगेन हमको ये चीज लिखना होगा दैट इज फ्रॉम डीएनए से कहानी को आगे बढ़ाना है एमआरएनए की तरफ और एमआरएनए से कहानी को आगे बढ़ाना है हमें कहां, प्रोटीन के तरफ, प्रोटीन के तरफ। दिस वाले प्रोसेस को हमने आर मतलब रेप्लिकेशन, इस वाले प्रोसेस को हमने नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस वाले प्रोसेस को हमने नाम दिया था दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहां पर हमसे कह रहा है कि इस प्रोकैरियोट में जो जीन एक्सप्रेशन है वो किस लेवल पे आता है,
क्या वो डीएनए रेप्लिकेशन वाले जगह पर आ रहा है, या फिर वो ट्रांसक्रिप्शन वाली जगह पे आ रहा है, या फिर ट्रांसलेशन के समय ये जीन एक्सप्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव को तो पहले हम काट देंगे क्योंकि जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में तो देखने को मिल रहा है। क्या डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम काम आ रहा है? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए अपने ही जैसे एक और डीएनए स्ट्रैंड को बना करके तैयार कर रहा है, कॉपी किया जा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए जस्ट बिकॉज कि डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना है। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इस वाले प्रोसेस में डीएनए से बनना है एमआरएनए को, चीजों को, जहां पर दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को कॉपी होना है। तो ये वो जगह है जहां पर हमें लगता है कि जीन एक्सप्रेशन काम कर रहा होगा, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन को हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक भी हमें यही बता रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे सामने क्या ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो बात की जा रही है प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स में होने वाले ट्रांसक्रिप्शन की। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेगुलेटरी प्रोटीन इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसमें रेगुलेटरी प्रोटीन की कहानी है, उसके बारे में हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें करेक्ट आंसर के बारे में पता करना है। तो ये कह रहा है कि दे ओनली इंक्रीजेस एक्सप्रेशन, क्या ये सिर्फ एक्सप्रेशन को इंक्रीज करते हैं? कह रहा है दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि दे इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन। फिर ये कह रहा है कि दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। तो यहां पर ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों की तरह काम करते हैं। यहां पे हमें ये बताना है। हम यहां पर अगर हम यहां पे लैक ऑफ एरोन को अगर थोड़ा सा अगर अपने दिमाग में लाते हैं, हमने कुछ देखा था इस वाले केस में कि यहां पर जो है, यहां पर एक जगह पर क्या था कि ये प्रोटीन मौजूद था और एक जगह प्रोटीन मौजूद नहीं था। तो इसके एब्सेंस और प्रेजेंस के कारण वहां पर आगे प्रोसेस बढ़ भी रहा था ट्रांसक्रिप्शन का, और वहां पर प्रोसेस नहीं भी बढ़ रहा था। तो हमारे हिसाब से ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों की तरह काम कर रहा होता है ये प्रोटीन। तो ऑप्शन डी को हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या देखना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, इसको पहले क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस चेक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 की तरफ आने के बाद हमें पता चलता है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दैट इज विच वाज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। तो यहां पर बात की जा रही है मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने देखा था कि सबको सारे क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग की जानी थी। सीक्वेंसिंग के दौरान यहां पे हमसे बोल रहा है कि जो लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम जिसको सीक्वेंस किया गया था वो कौन सा था? क्या क्रोमोसोम नंबर 1 था, या क्रोमोसोम नंबर 11, या क्रोमोसोम 21, या क्रोमोसोम एक्स? तो हमने माइंड मैप में भी देखा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्रोमोसोम 1 जो था ये वो लास्ट क्रोमोसोम था जिसके ऊपर यहां पर जिसकी सीक्वेंसिंग की गई थी। तो इस हिसाब से क्रोमोसोम 1 हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। मतलब ये वाला ऑप्शन ए जो है इसको हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर, क्योंकि क्रोमोसोम 1 जो था ये लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम था जिसको कंप्लीटली सीक्वेंस किया गया था, मतलब जिसका सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुका था। तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसको, तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान, बहुत ही एक नजर में जिसको हम टिक कर सके वैसा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो इसको हम लोग नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने आ चुका है। 19वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए। तो यहां पर आरएनए के फंक्शन की बात की जा रही है। आरएनए का फंक्शन क्या है? तो आरएनए की बात करें तो आरएनए की बात करें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। मतलब बहुत सारे, कहने का मतलब कुछ माइक्रोब्स हैं और कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर आज भी आरएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो कहता है कि इट इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड्स। तो यहां पर क्या कह रहा है कि इट इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, डीएनए से उठाता है और राइबोसोम तक भेजता है, क्योंकि राइबोसोम वो जगह है जिसके बाद जहां से फिर हमें क्या होना है, प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। तो राइबोसोम से डीएनए से जब तक प्रोटीन पहुंचे उसके बीच में एक आरएनए का स्टेज आ रहा था हमारे पास। तो यहां पर हमें हमारे हिसाब से ऑप्शन ए जो है ये कुछ हमारा सही होता हुआ दिख रहा है, मतलब सही बता रहा है, आरएनए के बारे में कुछ कुछ सही बता रही है।
फिर कहता है कि इट कैरीज अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम, तो अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर के जाता है। तो ये भी ऑप्शन कुछ हमें सही दिख रहा है क्योंकि राइबोसोम में फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। कह रहा है कि इट इज ए कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, तो कह रहा है इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम का एक कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट बिल्कुल है ये। तो ये भी ऑप्शन हमें कुछ सही दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसको हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं इसको, तो बिल्कुल हमारा ऑल ऑफ द एबव जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है ऐसा कुछ कि व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए के ऊपर काम किया जा रहा था, उसके ऊपर पढ़ाई की जा रही थी, उसके एनालिसिस किया जा रहा था। तो कहता है कि ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स वेयर फाउंड, तो मतलब 5386 न्यूक्लियोटाइड्स उसमें देखने को मिले। कह रहा है कि वेयर फाउंड आउट विच ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेसिस वेयर। एडेनिन की बात करें तो कह रहा है एडेनिन वॉज 29%, ग्वानिन की बात कर रहा है ये 17%, साइटोसिन की बात की जा रही है दिस इज 32%, और थाइमीन की बात की जा रही है ये हो जाएगा 17%। ठीक है, ऐसा कुछ उसे देखने को मिला। फॉर ए कंसीडरिंग द चारगाफ रूल इट कैन बी कंक्लूड दैट, अब चारगाफ रूल को लेकर के आना है। चारगाफ रूल ने हमसे कहा था कि जितना एडेनिन है उतना ही जितना एडेनिन है उतना थाइमीन होना चाहिए, और जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो एडेनिन जो है इसके बराबर तो बिल्कुल नहीं है, और ये जो है इसके इक्वल भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि स्टेबिलिटी जो है वो गई तो गई कहाँ, स्टेबिलिटी यहां पर मिलना मुश्किल है डीएनए को। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि इट इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमेशा ये पॉसिबल होना चाहिए कि दैट इज कि ए को हमेशा इक्वल होना होगा टी से, जस्ट बिकॉज कि थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके यहां पर अपना काम कर सके, और जी को हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है सी के साथ। सो इसको दोनों को भी, इस दोनों के अमाउंट को भी इक्वल होना होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कैसे बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। फिर कहता है कि इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का क्या ये है, तो शायद अगर सिंगल स्ट्रैंड अगर डीएनए हम बनाते हैं तो हो सकता है कि एक जगह हमारे पास ए मौजूद है, जी मौजूद है, सी मौजूद है, टी मौजूद है, फिर यहाँ पर ए मौजूद है, जी मौजूद है, सी मौजूद है, टी मौजूद है। इस तरीके से एक बहुत सारा सीक्वेंस है। 29% ए है, 17% जी है, 32% सी है, 17% वापस से टी है। तो ये कहानी शायद हो सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि इट इज अ डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड तो ये नहीं होने जा रहा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होने के लिए हमारे पास वो कंडीशन है। तो इसको भी क्रॉस करो। कह रहा है कि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, क्या हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते? तो नहीं, कंक्लूजन तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंक्लूजन तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये कंक्लूजन हम निकाल पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो कहीं ना कहीं ये वाला ये जो परसेंटेज है ये हम इसको वैलिड मान सकते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जरूर है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यहां पर मौजूद होगा। तो ऑप्शन बी को हम कर सकते हैं टिक। क्रॉस चेक में हमें समझ में आया कि बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप डाउट पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में। और हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने आ चुका है, और 21वां सवाल हमसे पूछता है कुछ ऐसा कि इन सम वायरसेज, कुछ वायरस के बारे में बात की जा रही है, डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट। तो यहां पे आरएनए के मदद से क्या हो रहा है कि डीएनए को बनाया जा रहा है। सच डीएनए इज कॉल्ड, तो वैसे डीएनए जिसको आरएनए के मदद से ऐसे जो डीएनए बनाए जाते हैं, इनको, इस डीएनए को हम कौन से नाम से जानते हैं? क्या इस डीएनए को हम लोग ए डीएनए के नाम से जानते हैं? क्या इसको हम लोग बी डीएनए के नाम से जानते हैं? क्या फिर इसको हम लोग सी डीएनए या फिर आर डीएनए के नाम से जानते हैं? तो ऐसे डीएनए को हम लोग सी डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक करें क्या, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन जो सी है, सी डीएनए, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। एक नजर में देख करके आंसर करने वाला ये भी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान।
तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ की। उधर हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने आ चुका है और 22वां क्वेश्चन में हमारे पास है मिसेल्सन और साल्ट के एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। कह रहा है कि इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को उन्होंने लिया था और उसके 4 जनरेशन की बात की थी। तो हम यहां पर ऐसे नोट कर सकते हैं दैट इज अबाउट द फर्स्ट जनरेशन। फिर यहां पर बात किया जा रहा है इसके सेकेंड जनरेशन के बारे में। फिर बात करना है हमें दैट इज अबाउट द थर्ड जनरेशन। और फिर हमें बात करना है दैट इज अबाउट द फोर्थ जनरेशन। यहां पर 4 जनरेशन की कहानी है। ठीक है, द रेशियो ऑफ N15, तो यहां पर N15 की कहानी, ठीक है, इस टू यहां पर दे रखा है N15 और N14 की कहानी। फिर यहां पर हमें देखना है दैट इज द N14 और N14 की कहानी। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि कंटेनिंग डीएनए इन द फोर्थ जनरेशन वुड बी। तो डीएनए जो फोर्थ जनरेशन में जो हमको जाकर के पहुंचेगा, मतलब फ्रॉम पेरेंट से लेकर के कहानी जो फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ, तो उसमें कौन सा रेशियो हमें समझ में आ रहा है, कौन सा रेशियो हमें समझ में आ रहा है, इसके ऊपर बात की जा रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से हमें पूरा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, 100 का 100 यहाँ दिख रहा है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो जब सेकेंड जनरेशन बना तो उस दौरान यहाँ पर क्या है 50% इधर गया और 50% की बात करें तो वो हमें इधर जाता हुआ दिखाई दिया। थर्ड जनरेशन में अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में कहानी जो है, थर्ड जनरेशन में कहानी कुछ घटता है और यहाँ पर 25% और 25% के बाद यहाँ पर कहानी जो है वो इधर साइड जो है दैट इज द 75% की कहानी यहाँ पर हमें देखने को मिला था। और फोर्थ जनरेशन की जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर हमें फोर्थ जनरेशन में 12.5% और यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला था दैट वाज द 87.5% की कहानी यहाँ पर हमें देखने को मिला था। ठीक है, और फिर यहाँ पर तो इस तरीके से हमें कुछ देखने को मिला था। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। क्या ये 1:1:0 के रेशियो पे हमें दिख रहा है चौथे जनरेशन की कहानी? तो ऐसा नहीं दिख रहा है। क्या ये 1:4:0 की कहानी है? तो 1:4:0 की भी कहानी नहीं दिख रही है यहाँ पे। क्या यहाँ पे 0:1:3 की कहानी है या फिर यहाँ पे 0:1:7 की कहानी है? तो यहाँ पर जो यहाँ पर आखिर में है दैट इज 87.5% और यहाँ पे 12% जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0:1:7 की कहानी पर आकर के रुकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी को हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी को हम सही मान सकते हैं और ऑप्शन डी को एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं क्या ये यही होगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन डी जो है 0:1:7 ये हो जाएगा इसके फोर्थ जनरेशन में डीएनए का कंटेंट। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 23, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कहता है कुछ ऐसा कि if the sequence of nitrogen base of the coding strand of DNA in a transcription unit is, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात की जा रही है। कैसा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में? तो 5' से उठा है कहानी और यहां गया है A, T, G, A, T, G और 3' में खत्म। ठीक है, फिर कहता है कि द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन इट्स आरएनए ट्रांसक्रिप्ट वुड बी। तो इसके आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जिसका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है उसके बेसिस के बारे में हमें यहां पर बताना है। तो सबसे पहले तो यहां पर इन दो एंड्स के लिए 2 एंड लिख दो दैट इज द 5' एंड और यहां पर लिख दो हमारे पास 3' एंड। ठीक है, यहां पे तो कौन सा हमारे पास बन करके तैयार होगा? तो हमने कुछ जाना था कि जब हम लोग प्यूरीन और हम लोग पायरामिडीन का केस पढ़ रहे थे, यहां पर हमने देखा था कि यहां पर 3 थे जहां पर एक यूरासिल नामक एक्स्ट्रा चीज मौजूद था जो कि डीएनए में नहीं पाया जा रहा था। और ये पाया जा रहा था कहां? तो ये आरएनए के केस में यहां पर पाया जा रहा था। ठीक है, ये आरएनए के केस में जब पाया जा रहा था तो उस वाले केस में हमें देखना है कि जब ये आरएनए के केस में है तो यहां पर हमेशा ये टी को रिप्लेस करके क्या करेगा? टी को रिप्लेस करेगा और टी को रिप्लेस करने के बाद वहां पर ये क्या करेगा? अपना जगह लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है
कि अगर इसकी बात करें तो फिलहाल अगर हम इसके अपोजिट, अगर इस वाले केस के अपोजिट एंड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ए को कोड करना होगा टी के साथ। टी के लिए हमारे पास हो जाएगा ए, जी के लिए हमारे पास हो जाएगा सी, और ए के लिए हो जाएगा वापस टी, ए के लिए हो जाएगा टी के लिए हो जाएगा ए, एंड जी के लिए हो जाएगा सी। इसके बाद अगर हम इसके आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को बनाने की कोशिश करें तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के लिए 5' एंड और यहाँ पर 3' एंड को हम वापस से बना लेते हैं, और अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा हमारे इसके लिए करेक्ट आंसर। तो हम जान रहे हैं कि टी जो है वो ऑलवेज करेगा किसके लिए, तो वो टी करेगा हमेशा ए के लिए। ए जो है वो हमेशा ए जिसको हमेशा करना था टी के साथ, वो टी के साथ ना करके किसके साथ करेगा, यू के साथ। तो ए के जगह पर आ जाएगा यू, जी के जगह पर सी करेगा वापस जी से, टी कर जाएगा हमेशा ए के साथ, फिर ये टी ए के साथ, लेकिन यहाँ पर ए जो है ये अगेन यू यूरासिल के साथ, एंड जी जो है वापस से सी के साथ। तो ए यू जी, ए यू जी, तो ए यू जी, तो ये वाला ऑप्शन कुछ हमें मैच खाता हुआ दिख रहा है, तो इसको हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या इसको हम क्रॉस चेक करके चेक कर सकते हैं? तो हम एक बार देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ यही वो ऑप्शन है जो ये करेक्ट सीक्वेंस बेस है, जिसके आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का ये करेक्ट सीक्वेंस बेस हो जाएगा। ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने किया अपने 23वें क्वेश्चन को कंप्लीट। इसको भी नोट करके आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है इन क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कहता है कि द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि द आरएनए पॉलीमराइज होलो एंजाइम ट्रांसक्रिप्ट्स, जो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है वो फिर आगे जाके जो किस चीज के लिए ट्रांसक्राइब कर रहा है। पहला कह रहा है कि वो प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन, इन तीनों जगह पर वो अपना काम करेगा। ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो है, मतलब प्रमोटर साइट पे, स्ट्रक्चरल जीन पे, और लास्ट में वो टर्मिनेटर रीजन पर भी काम करेगा। या प्रमोटर और टर्मिनेटर, मतलब प्रमोटर वाले रीजन में और लास्ट में टर्मिनेटर वाले रीजन पे काम करेगा, या फिर करेगा स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर जीन। तो ये स्ट्रक्चरल जीन पे काम करेगा और टर्मिनेटर रीजन पर भी काम करेगा। तो हमने इस तरीके से देखा था, ये दो केसेस थे हमारे पास, दैट इज कि यहाँ पर हमारे पास 3' से हमारे पास 5' की कहानी थी। यहाँ पर हमने 5' को देखा था, यहाँ पर हमने 3' को देखा था, कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पर हमें देखने को मिला था, और यहाँ पर हमें ऊपर में देखने को मिला था, या इस वाले एंड पे हमें देखने को मिला था दैट वाज अ प्रमोटर, और यहाँ पर हमें देखने को मिला था, यहाँ पर हमारे पास लास्ट में था दैट इज द टर्मिनेटर। तो हमसे पूछा गया कि आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम कहाँ पर काम करेगा, तो कह रहा है कि प्रमोटर, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन जो है, और साथ में टर्मिनेटर, ये सारी जगह पर काम करेगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये सब जगह पर काम नहीं करेगा। यहां पर कह रहा है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन, ये इस वाले रीजन में काम करेगा और इस वाले रीजन में काम करेगा, और कहीं नहीं करेगा। तो यहां पर भी ये काम नहीं करता है। कह रहा है कि फिर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन, मतलब इस वाले पोजीशन पे और इधर वाले पोजीशन पे ये काम करेगा। तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन के रीजन पर ये काम कर रहा होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी को हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक में हमें दिख रहा है कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक नजर उसके ऊपर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारे सामने आया है वो हमारे सामने ये रहा, और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 की द बेस सीक्वेंस ऑफ ए कोडोन इन एमआरएनए इज। तो इसके बेस सीक्वेंस की बात करें तो कह रहा है कि 5-AUG और 3- कुछ ऐसा है। ठीक है, एमआरएनए की बात है। तो कह रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए पेयरिंग इट मस्ट बी। तो टीआरएनए जो इसके साथ जुड़ेगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहली बात है कि 5- और इधर कर दो 3-। ए जो है वो यू के साथ कोड कट जाएगा, यू जो है वो ए के साथ कट जाएगा, और जी जो है वो सी के साथ कट जाएगा। कुछ ऐसा कहानी हमें देखने को मिलेगा कि ए यू के साथ पेयर करेगा, यू एडेनिन यूरासिल के साथ, यूरासिल एडेनिन के साथ, और जो ऊपर का ग्वानिन है वो नीचे साइटोसिन के साथ पेयर बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा कुछ हमें बनता हुआ दिखेगा। तो ऐसा ऑप्शन कोई है हमारे पास, तो ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है कि यूएसी। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए को हो जाना चाहिए सही आंसर, और इन तीनों को हो जाना चाहिए नीचे वालों को गलत। एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं।
तो बिल्कुल यहाँ पे ए जो है एडेनिन इज पेयरिंग विद यूरासिल, यूरासिल इज पेयरिंग विद एडेनिन, एंड जो यहाँ पर ग्वानिन था दैट इज पेयरिंग विद साइटोसिन। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए हो गया है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ कि 26 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो 26 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और 26 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता ये है कि द अमाइनो एसिड अटैचेस टू द अमाइनो एसिड अटैचेस टू द टीआरएनए एट इट्स। तो मतलब कह रहा है कि जो टीआरएनए है उस पर जो अमाइनो एसिड आकर के जुड़ता है, ये अगर टीआरएनए है तो इसका टीआरएनए है तो इस पे जो अमाइनो एसिड आकर के जुड़ेगा वो किधर जुड़ेगा, क्या ये 3' एंड पे जुड़ेगा कि 5' एंड पे जुड़ेगा। तो जो ये किसी भी टीआरएनए पे जो अमाइनो एसिड आकर के जुड़ता है फिर यहाँ, तो ये किस वाले एंड पे आकर के जुड़ता है, तो ये जुड़ता है आकर के इसके 3' वाले एंड पे। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, 5' एंड पे नहीं जुड़ेगा, 3' एंड है तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये एंटी कोडोन साइड पे नहीं जाएगा, DHU लूप नहीं, तो ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक करने पे समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमने किया है कंप्लीट और 26 के बाद हमारे पास आएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो 27वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और 27वां क्वेश्चन कहता है कि टू इनिशिएट ट्रांसलेशन, तो मतलब कहना है कि द mRNA फर्स्ट बाइंड्स टू, मतलब कहने का है ये जो mRNA है, ये mRNA से जो प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है जिसको हमने ट्रांसलेशन का नाम दिया है, तो ये प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है इस समय क्या हो रहा होता है कि टू इनिशिएट ट्रांसलेशन mRNA फर्स्ट बाइंड्स टू, ये mRNA जो है वो किससे बाइंड हो रहा होता है। तो इसके लिए हमारे पास है कि द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, फिर है कि द होल राइबोसोम एंड नो सच स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट। तो चौथा ऑप्शन को तो पहले क्रॉस कर दो कि ऐसी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं ये बोल रहा है, तो बिल्कुल है, स्पेसिफिक है, ऐसा होता है। तो हम जानते हैं राइबोसोम के बारे में कि इसके 2 यूनिट्स होते हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों मिलकर के एक प्रॉपर राइबोसोम बना रहे होते हैं। 70s राइबोसोम है हमारे पास, 80s राइबोसोम है। ये कैसे बनते हैं ये सब कुछ हम जान रहे हैं कि 2 सब यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी है। तो यह बोल रहा है कि ट्रांसलेशन शुरू होता है तो कहाँ से जाकर के पहले उसके कौन से सब यूनिट पे जाकर के लुकता है। ये वाली जो कहानी है, क्या इसके बड़े वाले यूनिट से जुड़ता है या छोटे वाले यूनिट से आकर के जुड़ता है। तो अगर हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये जो कहानी है वो उसके स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से जाकर के जुड़ती है और उसके बाद पहले जब ये स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़ता है उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए को हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से ये जाकर के जुड़ते हैं और उसके बाद ये ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 8वां क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने आ चुका है और यहां पर बात की जा रही है दैट इज अबाउट द ई कोलाई। तो कह रहे हैं इन ई कोलाई द लैक ऑफ एरोन गेट्स स्विच्ड ऑन व्हेन। तो लैक ऑफ एरोन जो है वो कब स्विच ऑन हो जाता है, लैक ऑफ एरोन कब स्विच ऑन हो जाता है। तो लैक ऑफ एरोन हमने देखा था जब लैक ऑफ एरोन का हम डायग्राम बना रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि जब वहां पर लैक्टोज आता है तो लैक्टोज आकर के उस प्रोटीन के ऊपर बाइंड करता है और फिर क्या करता है उसको बाइंड कर लेता है। तो बाइंड करने से वो ऑपरेटर रीजन में नहीं जाता है और फिर ये जो प्रोसेस है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर। रिप्रेसर जो एक प्रोटीन है इस पे आकर के रुक जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन इस पे आकर के जुड़ जाता है। तो इसके बाद ये लैक ऑफ एरोन की जो कहानी है वो शुरू हो जाती है। रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर कह रहा है कि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द ऑपरेटर। फिर कह रहा है कि लैक्टोज इज प्रेजेंट इन बाइंड्स टू द आरएनए पॉलीमरेज। कहानी ऐसे नॉर्मल केस में जब ये स्विच ऑफ था उस केस में क्या हो रहा था कि रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के पास जाकर के, ये रिप्रेसर की बात करें तो ये रिप्रेसर इस वाले केस में यहाँ पर जो ओ मौजूद है यहाँ को इस तरीके से जाकर ये कैच कर लेता था और ये फिर लैक ऑफ एरोन इस समय में स्विच ऑफ रहता था। लेकिन जैसे ही ये लैक्टोज आया, इस लैक्टोज ने क्या किया, इस लैक्टोज ने ये लैक्टोज जो था इस रिप्रेसर के ऊपर इस तरीके से बाइंड करता है और रिप्रेसर के ऊपर जब बाइंड करता है तो ये रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर तक नहीं जा पाता है और ऑपरेटर तक वो जब नहीं पहुंचता है तो लैक ऑफ एरोन जो है वो स्विच ऑन हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है, तो इसके बाद हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद इसको हम क्रॉस चेक करते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से किया है हमने कुल अपने 28 एमसीक्यूज को सॉल्व फ्रॉम दिस चैप्टर, जहां पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है यहां से हमने 28 एमसीक्यूज को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर चीजें समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, और फिर आपको धीरे धीरे वो जो पोजीशन आपको हासिल करना है हर एक चैप्टर में कि वो ग्रेटनेस चाहिए, वो आपको धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट द मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। फ्री एजुकेशन देने की मुहिम ने मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए हजारों वीडियोस बनाए हैं, जिनको देख करके आप अपने बहुत अलग अलग एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 12, या फिर आप स्टेट बोर्ड्स की बात करें उसके लिए, या फिर आप बात कर सकते हैं सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सारे कोर्सेज के लिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं जिनको देख करके आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा हमारे यूट्यूब के चैनल पे। अगर आपको यहां पर वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहां पर आकर के आपको जाना है अपने क्लास पे, क्लास को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको जिस भी चैप्टर की पढ़ाई करनी है उस चैप्टर को सेलेक्ट करिए, उसके जिस लेक्चर को देखना है उस लेक्चर को देखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो इसी अच्छे बात के साथ मिलते हैं फिर कभी, टाटा बाय बाय।